नमस्कार दोस्तों, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स या अवयव। अब मैट्रिक्स क्या चीज है अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, कुछ संख्याओं या फलनों का पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयताकार व्यवस्थित रूप मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर अवयवों को हम बड़े या छोटे कोष्ठक में बंद करके लिखते हैं। एक उदाहरण की सहायता से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैट्रिक्स कहते किसको है वो देखिए। मान लिया A बराबर 3 2 7 5 1 9। अब ये अवयव है, इन्हें हमने बड़े कोष्ठक में बंद करके लिख दिया और इसको हम कैपिटल लेटर A B या C से निरूपित करते हैं और अंदर जो लिखे जाएंगे वो इसके अवयव कहलाएंगे। एक और उदाहरण देता हूं, ध्यान से देखें। मान लिया मैंने कहा b बराबर, अब यहां लिख दिया मैंने x स्क्वायर cos x e पावर x sin x। ये भी मैट्रिक्स है। अगला पार्ट आता है मैट्रिक्स की कोटि या क्रम। मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां और n स्तंभ है तो वह m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान से देखें, जैसे यहां पर मुझे दिया जाए A बराबर 3 2 7 9 4 6। अब यहां देखना ये है पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 2। ये अवयव का क्रम कहलाएगा या अवयव की कोटि कहलाती है। इसी प्रकार मैं कह दूं b बराबर 2 -3 7 9। अब यहां पर इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 2। हमेशा हम क्या लिखेंगे, पंक्ति क्रॉस स्तंभ को अवयव का क्रम कहते हैं या कोटि कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है अवयव का निरूपण, कि किसी भी मैट्रिक्स को निरूपित कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 द्वारा निरूपित करते हैं। ये इसकी लोकेशन को निरूपित करता है, इसके एड्रेस को निरूपित कर रहा है। जैसे मैंने कहा A32, अब A32 का अर्थ क्या है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। मैं कह रहा हूं A13 मीन्स पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ये रहा A13, इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। अगर मैं 2 क्रॉस 2 का बनाता हूं, जैसे देखिए यहां पर B बराबर मैं लिखता हूं A11 A12 A21 A22। ये है 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव। अब यहां पर मैं कहता हूं A21, तो A21 का अर्थ क्या होगा, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। संक्षेप में हम किसी भी अवयव को A बराबर Aij m क्रॉस n द्वारा निरूपित करते हैं, जहां ये इसके अवयव है और m क्रॉस n इसकी कोटि है या क्रम है। नेक्स्ट पार्ट आता है अवयवों की समानता। कोई भी दो अवयव A और B समान अवयव कहलाते हैं यदि नंबर 1 उनकी कोटियां समान हो और नंबर 2 उनके संगत अवयव समान हो। जैसे यहां पर है A की कोटि बराबर B की कोटि और Aij बराबर Bij, मतलब उनके संगत अवयव भी समान है, तो ही दोनों अवयव समान अवयव कहलाते हैं। अब इसको एक उदाहरण द्वारा हम क्लियर करते हैं, देखेंगे गौर से। मान लिया मैंने कहा A बराबर A B C D और एक अन्य अवयव कह देता हूं B बराबर 3 7 2 8। A बराबर B होंगे यदि इनकी कोटियां बराबर हो, यहां पर दोनों की कोटियां बराबर है और इनके संगत अवयव भी बराबर हो। तो संगत अवयव क्या हो गए, A बराबर 3 हो जाए, B बराबर 7 हो जाए, C बराबर 2 हो जाए और D बराबर 8 हो जाए। ऐसी स्थिति में ही दोनों अवयव समान अवयव कहलाते हैं। इसको एक प्रश्न की सहायता से हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखें गौर से, यदि a प्लस बी 4 -3 ab
बराबर 6, 4, -3 ए बी हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दिया हुआ है दोनों अवयव समान अवयव हैं, तो हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर लेते हैं। संगत अवयवों की तुलना कैसे करेंगे, गौर से देखें। यहाँ पर a प्लस बी बराबर आ जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। उसी ढंग से 4 बराबर 4 है, -3 बराबर -3 और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं ए बी बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें इस प्रश्न को अटेन करना है। यहां पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से b का मान कितना आया, b बराबर 6 - a। समीकरण a से b बराबर 6 - a को मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। तो गौर से देखें क्या हो जाएगा, a गुणा b का मान रख देता हूं 6 - a, तो 6 - a बराबर 8। तो ये क्या मिला, 6a - a² बराबर 8। उस तरफ ले जाते हैं तो a² - 6a + 8 बराबर 0। अब तो सिंपल सा काम है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में क्या हो जाएगा, a² - 4a - 2a + 8 बराबर 0। a कॉमन ले लेते हैं तो a - 4, -2 कॉमन तो a - 4। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखें गौर से, a - 4 इंटू a - 2 बराबर 0। हमें दो मान मिल रहे हैं, a = 4 और a = 2। अब हमें b के मान ज्ञात करने हैं, तो समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। जैसे ही मैं समीकरण 1 में मान रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, गौर से देखें। समीकरण 1 से फर्स्ट पार्ट, जब मैं रखता हूं a बराबर 4, a बराबर 4 तो क्या मिलेगा, 4 + b बराबर 6। तो b बराबर कितना मिला, 2। इसी प्रकार अब मैं रखता हूं a बराबर 2, a बराबर 2 तो 2 + b बराबर 6, तो b बराबर मिला मुझे 4 और यहां पर b बराबर मिला मुझे 2। इस प्रकार जब हमें दो अवयव समान अवयव दिए हों तो हम अज्ञात राशि ज्ञात कर सकते हैं। हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे संबंधित एक अच्छा सा प्रश्न और करते हैं, देखिए गौर से। हमने अवयव का निरूपण पढ़ा था। एक 2x2 अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हों। अब इस प्रकार से दिए हैं, हमें जो संबंध दिया है वो ये दिया हुआ है। इस संबंध की सहायता से हमें ये अवयव की रचना करनी है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात, 2x2 का है, इसका मतलब 4 अवयव है। तो पहले हम एक अवयव मान लेते हैं जो 2x2 क्रम का है। तो माना a बराबर, अब 2x2 का क्या हो जाएगा, a11, a12, a21, a22। ये अवयव हमने मान लिया। अब इसके समस्त अवयव ज्ञात करने हैं इस संबंध की सहायता से। तो ये जो संबंध दिया है इसकी सहायता से हम सभी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नंबर 1 a11। a11 का मतलब क्या हुआ, i की जगह भी 1 रख दें, j की जगह भी 1 रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 आ जाएगा। इसी प्रकार नंबर 2, मैं a12 ज्ञात करना चाह रहा हूं। a12 का मतलब क्या हुआ, i की जगह 1, j की जगह 2। तो रख देते हैं i की जगह 1 और j की जगह 2 रख देते हैं। तो 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1। ये कितना हो गया, 2 × 2 = 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर रखते हैं a21। a21 का मतलब i की जगह 2, j की जगह 1। तो क्या हो जाएगा, 2 + j की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1
होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। इसका मतलब 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 मिल गया। फिर मैं फोर्थ एलिमेंट निकालता हूं A22, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9 आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये जो भी अवयव आ गए हैं इसको यहां पर लिख देते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या मिल जाएगा, A बराबर A11 का मान 9/2, यहां रख देते हैं 9/2। फिर क्या आ गया मेरे पास में 25/2, 25/2। फिर आया 4 और 9, और इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 क्रॉस 2। इस प्रकार हम किसी भी अवयव की रचना कर सकते हैं जिसके अवयव एक दिए गए संबंध से संबंधित हैं। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला पार्ट देखते हैं, अवयव के प्रकार। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। पहली कंडीशन है रटना मना है, हम कुछ भी रटेंगे नहीं, परिभाषा खुद बनाएंगे। अलग अलग पार्ट क्या क्या है, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव, वर्ग अवयव, उसके बाद विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव और त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव के 2 प्रकार होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। अब इनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, देखें ध्यान से। नंबर 1, पंक्ति अवयव। अब पंक्ति अवयव क्या चीज है, नाम से स्पष्ट है, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति केवल एक हो, स्तंभ अनेकों हो सकते हैं। देखें गौर से, मैं लिखता हूं A बराबर 3 2 7। अब इसमें पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ। कोटि क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 3। इसी ढंग से एक उदाहरण और देता हूं, B बराबर, अब B बराबर लिख दिया मैंने 5 2 9 8 6। पंक्ति एक, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो कोटि क्या लिख देंगे, 1 क्रॉस 5। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसी ढंग से स्तंभ अवयव आप जल्दी से बताने की कोशिश करें कि वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाएगा। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। मान लिया मैं कहता हूं A बराबर 3 2 9, तो वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। पंक्तियां अनेकों हो सकती हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, कोटि क्या हो गई, 3 क्रॉस 1। क्लियर? इसी ढंग से अगला पार्ट आता है शून्य अवयव। नाम से क्लियर है, वह अवयव जिसमें समस्त अवयव शून्य हो। अब इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है, अवयव समस्त शून्य होने चाहिए। इसे हम बड़े आकार के शून्य से निरूपित करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 0 बराबर 0 0 0 0 0 0। अब ये शून्य अवयव है, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 3। किसी भी कोटि का हो, कंडीशन एक ही है, समस्त अवयव शून्य होने चाहिए। फिर अगला पार्ट आता है वर्ग अवयव। अब इस पार्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करें, गौर से देखें। A11 A12 A13 ये पार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें ये पार्ट मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो क्लियर हो कि वर्ग अवयव कहते किसको हैं और बनता कैसे है। यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है तो वह अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। अब यहाँ पर ये इसके मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, इसका आकार वर्गाकार है। ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन है पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, मीन्स I बराबर J। A11 मीन्स पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या।
A22 I बराबर J, A33 I बराबर J, इसलिए ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। इसका एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया B बराबर 3 7 9 8 2 क्रॉस 2, ये भी एक वर्गावयव का उदाहरण है। फिर आता है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव का क्या मतलब है? ऐसा वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो। देखें गौर से, एक एग्जांपल देता हूं, A बराबर 5 0 0 0 7 0 0 0 9, 3 क्रॉस 3 है और मुख्य विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य है। ये हमारा मुख्य विकर्ण है, इसके अलावा समस्त अवयव शून्य है। मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन उसके अलावा समस्त अवयव शून्य होने आवश्यक हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम और लिख सकते हैं, देखें ध्यान से। मैं इसको लिख सकता हूं Aij बराबर 0 यदि I नॉट इक्वल टू J। क्या मतलब हुआ, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहां हमने कहा किसी भी वर्ग मैट्रिक्स A बराबर, यहां पर लिखेंगे कैसे, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स A बराबर Aij में, अब यहां पर n क्रॉस n लिख सकते हैं क्योंकि हम वर्ग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स A बराबर Aij n क्रॉस n में Aij बराबर 0 होगा, मीन्स अवयव 0 होगा यदि I नॉट इक्वल टू J। यहां पर A12 है, यह अवयव कौन सा है, A13 है, A23 I नॉट इक्वल टू J है, तो हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये इस विकर्ण अवयव की खास बात है। फिर आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव किसको कहेंगे, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव समान हो। उदाहरण देखें, मान लिया मैं लिखता हूं A बराबर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब यहां पर एक विकर्ण अवयव आ गया और मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव समान आ रहे हैं, तो हम इसे क्या कह देंगे, अदिश अवयव कह देंगे। ये इसकी खास बात है। और Aij के रूप में कैसे लिखेंगे वो भी देख लें। Aij बराबर, अब Aij बराबर क्या हो जाएगा, 0 यदि I नॉट इक्वल टू J, और Aij बराबर कोई अचर संख्या k यदि I बराबर J हो। यहां देखें, जैसे मैंने कहा I बराबर J, तो कोई अचर संख्या k है, 5 5 5 आ गया, और जब I और J बराबर नहीं है तो हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये हो गया एक प्रकार का अदिश अवयव, और जो एक तरह का विकर्ण अवयव भी है। अगला पार्ट आता है इकाई अवयव। इकाई अवयव का मतलब क्या हो गया, कि जिसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई हो और उसके अलावा समस्त अवयव शून्य हो। यह भी एक प्रकार का अदिश अवयव है। इसे हम In से निरूपित करते हैं, In, जहां n इसकी कोटि है। अगर मैं लिखता हूं I3 का मतलब क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 कोटि का इकाई अवयव। गौर से देख लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया इकाई अवयव। अगर मैं I2 लिखता हूं तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 कोटि का इकाई अवयव। I2 बन जाएगा 1 0 0 1। ये भी एक प्रकार का हमारे पास में विकर्ण अवयव है, और इसमें मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई हैं। अब Aij के रूप में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Aij बराबर 0 यदि I नॉट इक्वल टू J, और 1 यदि I इक्वल टू J। यदि I और J बराबर हो तो क्या लिखेंगे, 1, और I और J बराबर नहीं है तो हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है।
इस प्रकार से ये हो गया इकाई अवयव। फिर आता है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखें। अब त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार के हैं, नंबर 1 ऊपरी त्रिभुजाकार और नंबर 2 निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार किसको कहेंगे? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से समझें। यहां पर देखें, मैं लिखता हूं a बराबर 5 7 2 0 0 0 9 3 6। ये 3 क्रॉस 3 कोटि का है। यहां पर देखें आप, मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव शून्य आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये बात तो ठीक है, लेकिन नाम ऊपरी त्रिभुजाकार कहाँ है, त्रिभुज कहाँ है? तो देखें आप, इसको महसूस करने की कोशिश करें। यहां पर इस प्रकार से देखें, त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। एआईजे के रूप में कैसे लिखेंगे? एआईजे बराबर यहां पर आएगा 0 यदि आई ग्रेटर देन जे हो। आई ग्रेटर देन जे, जैसे ये अवयव कौन सा होगी? A21। ये कौन सा है? A31 A32। जब आई का मान जे से ज्यादा होगा तो हमेशा क्या लिखना है? 0 लिखना है। इसी प्रकार से हम पढ़ना चाहेंगे निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य हो। उदाहरण देखते हैं, b बराबर, अब मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य चाहिए, 2 3। अब यहां पर क्या हो जाएगा? गौर से देखें, मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य, तो 2 0 0 5 6 0 7 9 4। अब यहां पर मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य हैं। देखना यह है त्रिभुज कहां बन रहा है, तो त्रिभुज भी देख लेते हैं। ये नीचे की तरफ त्रिभुज बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अब यहां देखें, एआईजे के रूप में क्या लिखेंगे? एआईजे बराबर 0 यदि आई लेस देन जे हो, आई का मान जे से छोटा हो। ये अवयव कौन सा है? A12 है। ये अवयव कौन सा है? A13 है। आई लेस देन जे है, तो हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स या अवयव पढ़ लिए हैं और उन सब के उदाहरण भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अवयव पर संक्रियाएं। कि हम क्या क्या संक्रियाएं लगा सकते हैं। नंबर 1, मैट्रिक्स का अदिश गुणन। अब अदिश गुणन क्या कहता है? किसी भी अचर संख्या k से यदि मैं किसी अवयव a का गुणा करता हूं तो उस k का गुणन मैट्रिक्स के समस्त अवयवों से हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। a बराबर हमें दिया हुआ है 5 7 2 3 6 8। अब मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं AK। AK का मतलब क्या होगा? हर अवयव को K से गुणा करना है, तो 5K 7K 2K 3K 6K 8K। कोटि वही रहेगी, इसकी कोटि है 2 क्रॉस 3 और इसकी कोटि भी 2 क्रॉस 3। अगर मैं कह दूं मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं 2A, तो 2A का मतलब क्या हुआ? हर अवयव को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। कोटि वही 2 क्रॉस 3। प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम किसी भी अचर संख्या का, किसी भी अदिश संख्या का दी गए अवयव से गुणन कर सकते हैं।
फिर आता है मैट्रिक्स का योग तथा व्यवकलन। अब पहली कंडीशन, हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का योग या व्यवकलन कब कर सकते हैं? जब दोनों की कोटियां समान हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि दोनों की कोटियां समान है या नहीं। अब यदि दोनों की कोटियां समान हैं तो प्रोसेस क्या करना है? यदि दोनों की कोटियां समान हैं तो योग करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। जैसे यहां पर देखें, मुझे देखना है योग। यदि a बराबर aij m क्रॉस n और b बराबर bij m क्रॉस n दो समान कोटि के अवयव हैं, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? aij प्लस bij m क्रॉस n। मीन्स संगत अवयवों को जोड़ लेंगे और कोटि वही रहेगी। इसी ढंग से दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और मुझे उनका व्यवकलन ज्ञात करना है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? aij माइनस bij m क्रॉस n। मीन्स मैं संगत अवयवों का घटा रहा हूं, उनका व्यवकलन कर रहा हूं। एक उदाहरण की सहायता से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से देखें, मुझे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। मैं सबसे पहले क्या ज्ञात करता हूं? दोनों का योग ज्ञात करता हूं। तो नंबर 1 योग। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे? a प्लस बी। अब मुझे a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी कैसे करेंगे वो देखें आप। a प्लस बी, सबसे पहली बात, पहले अवयव में पहले अवयव को जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9। अब यहां पर 3 प्लस माइनस 2 1, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 प्लस 3 2, 4 प्लस 5 9, और कोटि वही 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार से यदि मैं व्यवकलन ज्ञात करना चाह रहा हूं तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर, अब क्या करते हैं हम? पहले a लिख देते हैं, 2 3 6, 5 माइनस 1 4 माइनस, अब दूसरा कौन है? 7 माइनस 2 4 1 3 5। अब आप खुद साथ ही साथ पार्टिसिपेट करें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो a माइनस बी मुझे कितना मिलता है? पहले अवयव में से पहला अवयव मुझे घटाना है, तो 2 माइनस 7 मीन्स माइनस 5, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 मीन्स 3 प्लस 2, तो क्या लिख देंगे हम? 5, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 1 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, और यहां आ जाएगा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इस प्रकार किसी दी गई एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को हम घटा सकते हैं, केवल संगत अवयवों को घटाना है। और देखते हैं, यदि मुझे a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, मैं इसमें अदिश गुणन वाले कॉन्सेप्ट को भी काम में लेना चाहूं। जैसे यदि मैं कहूं मुझे चाहिए 3a माइनस 2b, तो क्या करूंगा? a के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दूंगा। तो 3 से गुणा करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, माइनस 3 एंड 3 4 जा 12, माइनस 2 भी चाहिए, तो b के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ क्या मिल जाएगा? 2 7 जा 14, माइनस 4, 2 4 जा 8, 2 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 14 माइनस 4 8, 2 6 एंड 10। अब हम इनका घटा देते हैं, संगत अवयवों को आपस में घटा देंगे, तो गौर से देख लें हमें क्या प्राप्त होता है। 6 माइनस 14 माइनस 8, 6 माइनस 14 माइनस 8, 9 प्लस 4 13, 18 माइनस 8 10। अब यहां पर 15 में से 2 गए तो क्या बच गया? 13, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, और 12 माइनस 10 2 आ गया। अब यहां ध्यान से समझें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। इस प्रकार हमने यहां पर 3a माइनस 2b को ज्ञात कर लिया। फिर अगला पार्ट आता है, दो मैट्रिक्स का गुणा करना है।
तो पहले हमें इनकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि हम किन्हीं दिए गए दो अवयवों का गुणन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो क्या कंडीशन है समझते हैं अपन। A बराबर AIJ M क्रॉस N दिया है और दूसरा अवयव B बराबर BIJ N क्रॉस R दिया है। यदि मैट्रिक्स A के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो ही A का B से गुणन संभव है। तो गौर से देख लें, यदि A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो ही A का B से गुणन संभव है। और मैट्रिक्स का गुणन कैसे करते हैं हम? पंक्ति इंटू स्तंभ विधि से करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? पंक्ति इंटू स्तंभ। यहां पर हम पंक्तियों का स्तंभ से गुणन करते हैं और संगत अवयवों का गुणन करते हैं। अब खास बात, जब गुणन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिल रहा है तो उसकी कोटि क्या होगी? यहां बचा कौन? M, यहां कौन बच गया? R। तो हम लिख देंगे AB बराबर, अब AB की कोटि क्या हो गई? M क्रॉस R। ये जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसकी कोटि हो जाएगी। सबसे पहले हमने जांच ली कंडीशन, अब बच गया कौन? M और R, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसकी कोटि हो गई M क्रॉस R। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स B दिया हुआ है, हमें इन दोनों का गुणन करना है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि गुणन संभव है या नहीं है। यहां देखें, इसके स्तंभों की संख्या 3 और इसके पंक्तियों की संख्या भी 3 है, बराबर। इसका मतलब A का B से गुणन संभव है। अब गुणन कैसे करना है देखते हैं। AB बराबर, अब यहां गौर से समझें। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, यहां पर मैं एक पंक्ति का चयन कर लेता हूं। देखें ध्यान से, जैसे मैंने इस पंक्ति का चयन कर लिया, दिख रहा है, ये पहली पंक्ति ले ली और यहां पर मैं पहला स्तंभ ले लेता हूं। अब यहां पहली पंक्ति के अवयव और यहां पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। संगत अवयवों का गुणा करना है और गुणन करने के बाद उनको जोड़ लेंगे। देखें गौर से, ये पहली पंक्ति के अवयव हैं, मान लिया मैं इसमें ले लेता हूं पहली पंक्ति के अवयव ये हैं, इनका गुणा उनसे करूंगा और ये मेरा पहला स्तंभ है। 1 इंटू 4, तो लिख देता हूं 1 इंटू 4, 4 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 3 इंटू 1, 3। अब पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं। जो भी रिजल्ट्स आएंगे पहली पंक्ति में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 इंटू 3, 9। अब मैं दूसरी पंक्ति का चयन करता हूं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको दूसरी पंक्ति में लिख दूंगा। तो यहां पर क्या होगा? 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 इंटू 1, 1 आ गया। अब इसके अवयवों को दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 3, 3 आ गया। 1 इंटू 3, 3 आ जाएगा। अब देखें ध्यान से, क्या रिजल्ट मिलने वाला है? 4 और 4 8, 3 11, 2 और 2 4 प्लस 9 13, 8 और 6 14 और 1 15, 4 3 7 3 10। इस प्रकार हमें 2 क्रॉस 2, क्योंकि यहां पर ये 3 था, ये 3 था, तो बचा कौन? 2 और 2, तो 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव मिल गया AB। ये गुणन का रिजल्ट है। इस प्रकार हम दिए गए किन्हीं भी दो अवयव का गुणन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे कह दें BA ज्ञात करो, तो वही कंडीशन लगानी पड़ेगी। देख लें गौर से, B बराबर क्या दिया हुआ है? 3 क्रॉस 2। A बराबर क्या दिया हुआ है? 2 क्रॉस 3। अब यहां पर इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो BA संभव है।
इसी प्रकार जैसा हमने ये किया, हम गुणन भी ये ज्ञात कर सकते हैं। अब कई बार दिमाग में आता है कि हमें जब ज्ञात करना है a स्क्वायर, तो कैसे करें? तो दिए गए अवयव a का a से ही गुणन कर देते हैं। वही विधि पंक्ति इंटू स्तंभ। देखें गौर से, a बराबर, तो मैं निकालना चाहता हूं a स्क्वायर, 2 3 4 1, इसी का गुणा 2 3 4 1। अब गुणा करते हैं, वही हमारा तरीका रहेगा। पहली पंक्ति के अवयवों को गुणा करते हैं पहले स्तंभ से। 2 2 जा 4, इसका गुणन इससे, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 3। अब इसका गुणा इससे, तो 4 2 जा 8 प्लस 4, और क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 1। एक बार पुनः जांच कर लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 12, 2 3 जा 6 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस 4 एंड 4 3 जा 12 प्लस 1। क्या रिजल्ट मिल गया? 12 और 4 16, 6 और 3 9, 8 और 4 12, और 12 और 1 13। ये हो गया हमें 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव a स्क्वायर मिल गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? सबसे पहली बात कि अवयव से आप क्या समझते हैं, अवयव की परिभाषा, उसके अवयव और उसका निरूपण, उसे कैसे निरूपित करते हैं। फिर हमने पढ़ा अवयव की कोटि या क्रम। यदि दो अवयव समान हैं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फिर अवयव के प्रकार पढ़े हमने, हमें अच्छे से सब चीजें समझ में आ गई। फिर हमने पढ़ा अवयव पर संक्रिय, कि किसी भी अचर संख्या से किसी दी गई मैट्रिक्स को गुणा करें तो कैसे करना है, दो मैट्रिक्स का योग करना है, उनका व्यवकलन करना है, या दो मैट्रिक्स को गुणन करना है। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अच्छे से अभ्यास करें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।